हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और ये हमारी बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 है। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है और लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना उससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बिल्कुल गारंटेड मान के चलो ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, और एक बार आप सिलेबस जो है आपका ज्योग्राफी का उसमें किस प्रकार से आपके लास्ट में क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है ये समझ लीजिए। ये आपका पैटर्न है, आप इसको रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं। इसमें जो आपका सेक्शन सी आएगा वो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, सेक्शन जो डी आएगा वो आपका 5 नंबर का आएगा और मैं आपका सेक्शन सी और डी जो है इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ। जो आपका सेक्शन ए आता है, ठीक है, सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन की। ठीक है, हो सकता है लाइव क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे और अच्छे से समझते हैं। और ये सारे नोट्स, जितने नोट्स आप देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन प्लस में और भी क्वेश्चन हम अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कराएंगे। eklavyastudypoint.com गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, फिर क्लास 12th में जाना है, सब्जेक्ट को चूज करना है। सब्जेक्ट के बाद आपके सामने टेबल आएगी, आप टेबल में जाकर देख सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़, एक नई अपडेट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा जिसमें एमसीक्यू लिखा हुआ है। ठीक है, वो हमारा क्विज वाला ऑप्शन है। अभी हम क्विज पे काम कर रहे हैं और जैसे हमारी क्विज डल जाएगी मैं आपको क्विज के बारे में टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप क्विज में जाके क्वेश्चन को कर सकते हैं और साथ के साथ आपको आंसर पता लग जाएगा। आपने सही करा या गलत करा सब कुछ आपको वहीं पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए वेबसाइट पर डालने वाले हैं। और सारे चैप्टर हमने पहले से ही करा रखे हैं। यदि आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए चैप्टर को देखना है। चैप्टर को जरूर देखिए, तभी आप अच्छे तरीके से समझोगे और आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद भी हो पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पेपर में यही बनता है कि बताइए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, वृद्धि और विकास को एक ही चीज समझ लेते हैं। उनको लगता है कि वृद्धि और विकास जो होता है वो सेम होता है, कोई इनमें अंतर नहीं होता, लेकिन वृद्धि और विकास में एक अंतर है। उस अंतर को ही हमें समझना है। अंतर क्या है, देखिए, वृद्धि जो होती है वो क्वांटिटी को दिखाती है, यानी मात्रा को दिखाती है, जबकि विकास जो है वो क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, गुणात्मक यानी उसके गुण दिखाता है। अब क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपको एप्पल खरीदने हैं, सेब खरीदने हैं। आप मार्केट में जाते हो, किसी व्यक्ति से बोलते हो भाई कैसे क्या रेट दिया, वो बोलता है कि 100 रुपये में मैं आपको 1 किलो एप्पल दे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बगल में ही एक दूसरे व्यक्ति की दुकान है, वो आपको कह रहा है कि भाई मैं आपको 100 रुपये में 2 किलो एप्पल दे दूंगा। ठीक है, अब आप सोचोगे यार यहाँ तो बढ़िया है, 100 रुपये में 2 किलो मिल रहा है, मैं तो ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये होता है आपका क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी मतलब ज़्यादा मिल रहा है। और ये होगी आपकी क्वालिटी, यानी कि वो आपको 100 रुपये का 1 किलो दे रहा है, लेकिन उसके सारे एप्पल अच्छे निकलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के एप्पल होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 100 रुपये में 2 किलो दे रहा है उसके एप्पल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ दबे हुए हैं, कुछ पिचक से गए हैं, कुछ थोड़े काफ़ी समय के रखे हुए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे 100 रुपये में 1 किलो मिल रही थी वो अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन जो 100 रुपये में आपको 2 किलो मिल गए वो क्वालिटी में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो क्वांटिटी में ज़्यादा थे। तो विकास और वृद्धि में यही अंतर होता है। वृद्धि जो होती है ना वो क्वांटिटी को दिखाती है, ठीक है, विकास जो है वो क्वालिटी को दिखाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे और एक दो पॉइंट को समझते हैं। देखिए, विकास जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, सॉरी, वृद्धि जो है 2 तरीके से हो सकती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यानी वृद्धि जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। देखिए, आपको याद है मैंने जनसंख्या वृद्धि वाला जो चैप्टर बताया था, वहां पे मैंने बताया था जनसंख्या वृद्धि को हम 2 तरीके से देखते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या घट रही है। होती तो दोनों ही जनसंख्या वृद्धि है, एक पॉजिटिव भी होती है यानी एक धनात्मक भी होती है, एक ऋणात्मक भी होती है। तो आप उस एग्जाम्पल से रिलेट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, और लेकिन विकास जो होगा ना हमेशा पॉजिटिव होगा, विकास कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी कि ऋणात्मक आपको विकास नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, गुणवत्ता जो होती है, जो क्वालिटी जो होती है उसमें हमेशा से जो परिवर्तन होंगे वो सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये चीज हमें समझनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास से क्या अभिप्राय है, यानी मानव विकास का क्या मतलब होता है। तो देखिए, मानव विकास का मतलब होता है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, यानी जो लोग हैं उनके सामने जो विकल्प है, ऑप्शंस को बढ़ा देना। ठीक है, बहुत सारे उनके सामने ऑप्शंस हो जाए, उनके जीवन स्तर को सुधारना, उनका लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल सुधर जाए
और यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करता है, ठीक है, यानी कि उनके लाइफ में क्वालिटी वाला परिवर्तन करता है, क्वांटिटी वाला नहीं। एग्जाम्पल से आपको समझाया था। तो मानव विकास का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो जाती है, उनका जीवन स्तर सुधर जाता है, ठीक है, ये सारी बातें। अब देखो, या तो सिंपल ऐसे पूछ लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मानव विकास का क्या मतलब है, या फिर देखो यहां देखो, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आंसर भी देखो आप, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया गया है। सेम क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में ऐसे आए, ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज आपके सामने ले लिए। तो आंसर क्या होगा, विकल्पों में वृद्धि करता है, जीवन में सुधार लेकर आता है, लाइफस्टाइल को सुधारता है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन बनाता है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके, एक अच्छा जीवन जी सके, ठीक है, सिंपल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, मैं आपको इसे कहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से कभी कभी ना ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए सतत पोषणीयता का क्या मतलब है, केवल इतना पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। देखिए, मानव विकास जो होता है वो 4 स्तंभों पर टिका होता है, ठीक है, वो 4 स्तंभ कौन से हैं उसके, एक तो है समता यानी कि समानता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। अब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समता का मतलब क्या होता है। समता मतलब समानता, ठीक है, आगे देखिए, उपलब्ध अवसरों में, यानी जो अवसर हैं उसमें हर व्यक्ति को समान भागीदारी मिलने ही समानता है, यानी कि जो अवसर लोगों को दिए जा रहे हैं वो समान होने चाहिए, यानी कि सभी को समान भागीदारी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, मान लो किसी देश में कोई नौकरी निकलती है, ठीक है, उसमें सभी को समान अवसर होने चाहिए, सभी उसके फॉर्म भर सकते हैं, सब उसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो जिनकी वो क्वालिफिकेशन होगी, यानी सभी को समान अवसर दिए जा रहे हैं, तो वो समता वाला पॉइंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लोगों को जो अवसर मिलते हैं उसमें लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, या फिर किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को बिना किसी विचार के सबको समान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो लिंग के आधार पे यानी जेंडर के आधार पे पुरुष महिला कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रजाति धर्म या फिर किसी जाति के आधार पे, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए, ये समता कहलाता है। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि जो अवसर है ना वो उसकी उपलब्धि में निरंतरता रहे, यानी अवसर जो है आज उपलब्ध है लेकिन आने वाले समय में भी उपलब्ध हो, यानी आज की पीढ़ी के लिए अवसर उपलब्ध है लेकिन हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर उपलब्ध हो, इसको बोलते हैं सतत पोषणीयता, ठीक है। इसमें क्या आवश्यक होता है, इसमें यह आवश्यकता होता है कि हर पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय, मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, हमें अपने पर्यावरण का इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि आने वाले लोगों, हमारी जो पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर पाए। हमें संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन मिल सके, इसी को सतत पोषणीयता कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें संसाधन का सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। अगर दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, भावी पीढ़ी के लिए अवसर कम हो जाएंगे, तो हमें उनके लिए अवसर नहीं कम करने, इसलिए हमको सोच समझ के इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब यहां पे वो नहीं है, आप प्रोडक्शन समझ लो। उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम, यानी कि मनुष्य को इस योग्य बनाना कि वो देश के लिए कुछ कर सके, ठीक है। यानी कि अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा, ठीक है, अच्छा वो रोजगार होगा उसके पास, तो वो देश के लिए कुछ कर पाएगा। तो यही चीज है, देश के लिए मानव को उत्पादक बनाना है, ठीक है, वो अलग उत्पादकता हो जाता है जो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम, ठीक है। लोगों को हमें समर्थ बनाना है, यानी कि लोगों को हमें इतना सक्षम बनाना है कि वो मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाए, ठीक है। आप जापान में देखो, आप चाइना में देखो, वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ पे जो व्यवस्था है वो इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपने देश के लोगों को इतना ज़्यादा आप ये लगा लो कि इतना सक्षम बना दिया है कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं, ठीक है। वहाँ पे दुनिया भर की टेक्नोलॉजी जो है बहुत, उसमें हर मामले में वो आ गया, क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग समर्थ हैं, सक्षम है, वहाँ की सरकार इसी तरीके से। तो आप ये एग्जांपल यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। लोगों को ज्ञान बढ़ाने के प्रयास और उन्हें अच्छे तरीके से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनके कार्य की क्षमता जो है वो बेहतर हो जाएगी, यदि लोगों को अच्छी एजुकेशन दे दें, अच्छी हेल्थ सुविधाएं दे दें, ठीक है, उनको अवसर दे दें, तो कहीं ना कहीं उनकी उत्पादकता जो है वो बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट देखो, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूत बनाना, ठीक है। तो सशक्तिकरण का मतलब होता है
आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको समर्थ बनाना, यानी कि उनको मजबूत बनाना। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, ठीक है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत तरह की समस्या हो सकती है, उन सभी लोगों को अगर हम समर्थ बना दें, सक्षम बना दें, तो उसको हम बोलेंगे सशक्तिकरण। ठीक है, सिंपल है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। हो सकता है इसमें से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए। एक ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसे देखिए, ये पेपर में आता है। मानव विकास सूचकांक से क्या अभिप्राय है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने एक एक डेवलपमेंट का एक इंडेक्स बनाया। उसमें क्या करा उन्होंने उन्होंने ये देखा कि 0 से लेके 1 तक का क्राइटेरिया रखा। जो लोग जिनका जो बहुत जहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है उनको कम इसमें मापा जाता है, और जिसकी बहुत अच्छी स्थिति है वो हाई वाला हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है एक मापक है। इसके द्वारा ये देखा जाता है किसी देश में हेल्थ, किसी देश में एजुकेशन, किसी देश में जो संसाधन है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, वहां तक लोगों की पहुंच किस प्रकार की है। उसी के आधार पर इन्होंने क्या करा, दुनिया के देशों का एक क्रम तैयार कर लिया कि कहाँ पे अच्छे एजुकेशन है, कहाँ पे अच्छे हेल्थ सर्विसेज है, कहाँ पे लोगों को अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, कहाँ पे लोग ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। उसके आधार पे इन्होंने ये सूचकांक बना दिया। ठीक है, इसमें 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब इसको ना 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है लो, मेनली 3 कैटेगरी में बांटी है, लो, मीडियम या हाई। वेरी हाई भी हो सकता है, लेकिन वेरी हाई वाले जो देश हैं वो काफ़ी कम होते हैं। मेनली ये 3 होते हैं। या तो देखो, जिसका मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, सारी सुविधाएं वहाँ पे अच्छी होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, उस देश की जीडीपी वगैरह भी ठीक होगी, वहाँ पे बहुत हाई होगा। खासकर यूरोप के देश हो जाएंगे, ठीक है, अमेरिका जैसे देश इसमें आ जाएंगे। फिर यूरोप के ज़्यादातर देश इसमें आ जाते हैं। फिर मीडियम वाले में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ऐसे देश आते हैं जो उपनिवेश थे, यानी कभी अंग्रेजों वगैरह के गुलाम थे। अनेक देशों का विकास जो है ये 1991 के बाद शुरू हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको लोकोन्मुख नीतियाँ वगैरह दिखेंगी, ठीक है, जन कल्याण की नीतियाँ इन देशों में आपको देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं उपद्रव वाले देश, यानी जिनका बहुत लो होता है, जहाँ पे राजनीतिक उपद्रव हो, जहाँ पे बार बार गृह युद्ध आता हो, गृह युद्ध हो रहा हो, अकाल आ जाए, बीमारियाँ हो जाए, जिसमें आपको कुछ ऐसे देश, सीरिया जैसे देश हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसे देश जहाँ पे आतंकवादी हमले ज़्यादा होते हैं, गृह युद्ध वगैरह होता रहता है, खासकर पाकिस्तान जैसे देशों को आप इसमें काउंट कर सकते हो। तो यहाँ का जो ये HDI होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, वो लो होगा। ठीक है, कुछ देश मीडियम में आएंगे और कुछ देश हाई में आएंगे। चैप्टर की वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, और आपको मैंने वहाँ पे कुछ देशों के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है, मैंने लेटेस्ट भी दे रखे हैं, बुक में जो दे रखा है वो तो है, मैंने उसमें लेटेस्ट भी आपको दे रखे हैं आंकड़े। नेक्स्ट है कि मानव विकास के जो उपागम है इसके बारे में बताना है। तो मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण उपागम है। सबसे पहले पे आता है आय उपागम, जो कि ट्रेडिशनल है, प्राचीन है। फिर कल्याण उपागम, फिर न्यूनतम आवश्यकता उपागम, और क्षमता उपागम। अब ये इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, मानव विकास को हम कैसे देखते हैं, नॉर्मली हम सबसे पहले आय से कैलकुलेट करने लग जाते हैं। यानी कि देखिए, मानव विकास का जो सबसे पुराना उपागम है वो है आय, यानी मानव विकास को उसकी इनकम के साथ हम जोड़ कर देखते हैं। हम देख लेते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, इसका मतलब क्या है, भाई उसका विकास हो रखा होगा, उसके पास पैसा है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, ऐसा मान लेते हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति बहुत कम पैसे कमा पा रहा है उसको हम क्या मानते हैं कि वो गरीब होगा, उसके पास सुविधाएं नहीं होंगी, यानी इनकम से जोड़ के हम ऐसा सोच लेते हैं। तो ये वही है। ठीक है, आय के साथ हम जोड़कर देखते हैं। आय का स्तर जो होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। बिल्कुल, आय का स्तर अगर किसी का ऊंचा होगा तो मानव विकास भी उसका स्तर भी उसका ऊंचा होगा। कोई लाखों रुपए कमा रहा होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास लग्जरी आइटम होंगे, उसके पास सुख सुविधाएं होंगी, बेहतर सारी चीजें होंगी, ठीक है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ उसके पास होगा। तो हम ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा उपागम जो था वो है हमारा कल्याण उपागम। कल्याण उपागम में क्या होता है, इसमें जो मानव होता है उसको लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी के रूप में देखते हैं, यानी वो बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, और सभी विकासात्मक गतिविधियों को लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। सरकार भी हमारी क्या करती है, जनता की भलाई के लिए स्कीम चलाती है। ठीक है, जिसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, विकास वाली स्कीम कह सकते हैं। तो ये उपागम जो है इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख सुविधाएं, ठीक है, और उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। सरकार जो है वो कल्याण पर ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करती है ताकि मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट जो है जिम्मेदार होता है। सरकार क्या करती है, मानव विकास हो सके इसलिए वो जनता के भलाई के लिए
उनके लिए लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी नीति लेकर आती है। उसमें उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। ये सारी चीज़ों का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। तो ये कल्याण उपागम में आ जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो उपागम है वो है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। देखो, हमारी जो बेसिक नीड होती है वो क्या होती है? सभी को रोटी कपड़ा मकान ये तो चाहिए चाहिए। इसके अलावा हमें अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए यानी कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमको भोजन चाहिए, ठीक है, हमको पानी चाहिए, स्वच्छता चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये कुछ हमारी बेसिक नीड होती है जो हर व्यक्ति को चाहिए चाहिए, ठीक है। तो इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसमें मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति की जो बेसिक नीड होती है उसको पूरा करने पे फोकस किया गया है। तो ये न्यूनतम आवश्यकता उपागम हो जाता है, ठीक है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने प्रस्तावित करा है। आईएलओ का ये कहना है कि किसी भी देश में व्यक्ति को ये 6 चीजें तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ये आप इसमें बता सकते हो। अगला आपका जो पॉइंट है वो है क्षमता उपागम, ठीक है। क्षमता उपागम में क्या आएगा ये देखिए, इसका जो संबंध है ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ। इनके अनुसार जब मानव विकास की संसाधनों तक, यानी जब मानव की संसाधनों तक पहुंच होगी तब उसकी क्षमता का निर्माण होगा, ठीक है, और मानव विकास संभव हो पाएगा। इनका ये कहना है कि यदि मानव को संसाधन उपलब्ध होंगे, सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो अपने आप ही क्या क्या होगा? उसकी क्षमताओं का विकास होगा, ठीक है, यानी कि वो सक्षम बन पाएगा, समर्थ बन पाएगा। इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा क्षमता उपागम। तो यहाँ पे अपने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए। अब आप सोचोगे सर इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल कम क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर छोटा है, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। और इसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन भी कवर करा दिए मैंने, 5 नंबर के क्वेश्चन भी कवर करा दिए, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह हमने चैप्टर के सारे अवेलेबल करा रखे हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं लाइव क्लास में आपको MCQ करा दूँ ज्योग्राफी के, जैसे मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री के कराए हैं, या फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूं, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूं। क्या आपको सुटेबल लगता है? आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर हम उस आधार पे आगे सोचेंगे, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अभी इस टाइम पे पेपर के वजह से मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।